That is, the aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These are the liberty, property, security and resistance to oppression. Means जो एम है एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन का, ये प्रिजर्व करना उनका एम है नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ वुमेन, मेन के अधिकारों को सेव करना है। और इस अधिकार में क्या क्या आता है? राइट ऑफ ए मैन आता है, दैट लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। मतलब आप कभी भी किसी, अगर आपका कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। The source of all sovereignty resides in the nation. जो source of all sovereignty resides in the nation. सोवर्जिनिटी हमेशा रिजाइड्स होनी चाहिए नेशन, मतलब पावर किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, या हम मेजॉरिटी में है तो हम एंजॉय करेंगे। में कि कोई भी ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल वो पावर, अपना अथॉरिटी अपने हाथ में नहीं ले सकता जब तक कि उसको पीपल सेलेक्ट नहीं करती, जब तक कि उसको पीपल सेलेक्ट नहीं करती। एंड लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू whatever is not injurious to others, whatever is not injurious to others and not injurious to others, and liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others। मतलब लिबर्टी का मतलब ये है कि ऐसे काम करने की आपको पावर दी जाती है जो आप दूसरों के लिए या औरों के लिए वो पावर नुकसानदेह ना हो या किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे। The law has the right to forbid only action that are injurious to society। जो लॉ है, जो लॉ के पास समाज की, सोसाइटी के लिए किसी भी, अगर आप सोसाइटी में कोई भी चीज़ इंजूरियस, मतलब सोसाइटी को कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, किसी का एक्शन नुकसान पहुंचा रहा है, तो लॉ उसके खिलाफ डिसीजन ले सकती है। तो उसके खिलाफ कौन डिसीजन ले सकता है? उसके खिलाफ लॉ डिसीजन ले सकती है, उसके खिलाफ लॉ डिसीजन ले सकती है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ एक एक्सप्रेशन है जनरल विल का, मतलब कानून जो लॉ है, मतलब सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति, मतलब लॉ एक एक्सप्रेशन जनरल विल है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। सारे सिटीजन्स को राइट है कि लॉ के फॉर्मेशन में सब पर्सनली पार्टिसिपेट करते हैं, और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। लॉ के सामने सब पीपल्स इक्वल हैं। लॉ के सामने क्या है? सब पीपल इक्वल हैं। एंड नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। किसी भी मैन को आप एक्यूज नहीं कर सकते, एंड अरेस्ट नहीं कर सकते, और आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट जब तक उस पर वो चीज़ें साबित नहीं हो जाती हैं। आप मतलब जब तक आप लॉ के अंडर में हो तो आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हो किसी के साथ। एंड 11 दैट इज एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। मतलब सब सिटीजन्स के पास राइट है कि वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law। मतलब लेकिन जो लॉ ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ लॉ ने डिटरमाइन किया है कि ऐसी इंडिपेंडेंट, अगर आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आप किसी को अब्यूज़ करते हो अपनी लिबर्टी, अपने राइट्स का यूज़ कर। देन for the maintenance of the public force and for the expenses of administration of common tax is indispensable. It must be assessed
equally all citizens in proportion of their means for the maintenance of the public. मतलब जो पब्लिक फोर्स को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक फोर्स को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक फोर्स को, पब्लिक सेना को मेंटेन करने के लिए, उनके खर्चे चलाने के लिए एक क्या किया गया, एक कॉमन टैक्स लगाया गया है। और ये जो टैक्स लगाया गया है वो इक्वली मीन्स कि सब जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उस पर वो टैक्स देते हैं, उनके इनकम के अकॉर्डिंग उन पर टैक्स लगाया गया है, उनके इनकम के अकॉर्डिंग उन पर क्या किया गया है, टैक्स लगाया गया है। एंड इनकम के अकॉर्डिंग उन पर टैक्स लगाया गया है। And since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. Means प्रॉपर्टी का राइट एक कैट मतलब एक पवित्र या यू कैन से इनवॉयलेबल राइट है, कोई इस राइट को छीन नहीं सकता। अतः किसी भी सिटीजन को इससे दूर नहीं रखा जा सकता, ये उनका राइट है। जब तक कि मीन्स के अनलेस अगर लीगली अगर उनकी प्रॉपर्टी पे स्टैब्लिश करती है पावर गवर्नमेंट, तब तक उनके राइट को कोई छीन नहीं सकता। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन, और इस केस पे आपको सिर्फ कंपनसेशन ज़रूर दिया, लेकिन इस केस पे आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस केस पे क्या होना चाहिए, आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। एंड सोर्स बी, द रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट जैन पॉल मराट कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर पे कमेंट किया लामी द पल्प में। जो लामी द पल्प कौन सा न्यूज़पेपर है, द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया गया है नेशनल असेंबली पे, उन्होंने कुछ बातें कही। फर्स्ट, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच। जो टास्क रिप्रेजेंटिंग का जो मतलब रिप्रेजेंटिंग का जो टास्क है वो किसको दिया गया था, सिर्फ रिच पीपल को दिया गया। द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। मतलब जितने भी गरीब थे और जितने भी ऑप्रेस्ड थे उनकी जो दशा है केवल पीसफुल रहने से ही नहीं सुधारी जा सकती है। Here we have absolute proof of how wealth influences the law, और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है कि कैसे जो वेल्थ है वो हमारे लॉ को इन्फ्लुएंस करती है। जो वेल्थ है वो हमारे लॉ को इन्फ्लुएंस कैसे करती है। Yet laws will last only as long as the people agree to obey them। ये जो लॉज है वो will last, अगर आप ये बात का है कि ये जो लॉ है तभी अच्छे से वर्क करेगा जब आप इसकी बात सुनेंगे या इसके टर्म्स को एग्री करेंगे। एंड व्हेन दे हैव मैनेज्ड टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द आर्टिस्टोक्रेट दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए उन्होंने क्या किया, एंड व्हेन दे मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द आर्टिकल दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ द वेल्थ। मतलब जिस तरह से उन्होंने जो छोटी कास्ट के लोग थे उनके द्वारा जो लादे गए जुए को उतार फेंका, योक ऑफ द आर्टिकल्स मतलब योक मतलब उनको लादे हुए जुए को उतार फेंका, और है एक दिन वही चीज़ वो क्या करेंगे, ओनर्स का भी हाल वही बुरा करेंगे।
जैसे उन्होंने अपनी राइट्स के लिए असेंबली से वो बाहर चले गए, वैसे ही वो इन वेल्दी पर्सन्स का भी वही हाल करेंगे, वेल्दी पर्सन्स का भी वो वही हाल करने वाले हैं। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, ये कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, उनको रीड किया जा रहा है। जब मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th century, the majority of men and women in the 18th century could not read or write. जो मेजॉरिटी ऑफ मैन और वुमेन थे 18th सेंचुरी में, वो लिख नहीं पाते थे, वो 18th सेंचुरी में वो रीड नहीं कर पाते थे या राइट नहीं कर पाते थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट आइडियाज। इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए थे गए, वो वर्ड्स को लिखने की जगह उसके बदले में कुछ सिंबल्स बनाए गए, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। द painting by Le Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of the Rights. और Declaration of the Rights को बताने के लिए ले बार्बियर ने अपनी पेंटिंग में इनको लोगों तक बताया कि ये आपको राइट्स दिए गए हैं। उन्होंने सिंबल्स को कन्वे किया, बताया सिंबल से कि ये आपके राइट्स हैं और इस राइट्स को आप कभी मत भूलिएगा। उन्होंने प्रेजेंट किया। पहला राइट क्या था? द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन मतलब क्या था? चेन्स वर यूज्ड टू fetter slaves. A broken chain stand for the act of becoming free. ये जो चेन थी, चेन को यूज किया जाता था दासों को बांधने के लिए, स्लेव्स को जंजीरों में बांधने के लिए इसका यूज किया जाता था। और अब मतलब हमने इस पिक्चर में क्या दिखा है? ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन मतलब कि अब वो लोग आज़ाद हैं। ब्रोकन चेन मतलब कि जो स्लेव्स हैं वो अब आज़ाद हैं। सेकेंड, वो आप आज़ाद हैं। सेकेंड, द बंडल ऑफ रॉड्स और फैस्टिस। द बंडल ऑफ रॉड्स और फैस्टिस मतलब छड़ों का बर्छीदार गट्टर, मतलब बंडल ऑफ रॉड्स है, ये रॉड्स के बंडल है और इसे हम क्या कहते हैं? फैस्टिस भी कहते हैं। ये बंडल ऑफ रॉड्स है। वन रॉड कैन बी ईजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। मतलब इसमें बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ लाइज इन, जो पावर है वो यूनिटी में ही है। अगर आप यूनिटी में है तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये पूरी तरह से बंडल है। अगर एक रॉड होगा तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अगर बंडल होगा तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। एंड थर्ड है द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। ये जो आई है विद इन अ ट्रायंगल बनाया गया है, रेडिएशन निकल रहा है राइट से। इसमें क्या है? द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। ये जो हर जगह जो आंखों का रेडिएशन निकल रहा है ये एक नॉलेज के लिए। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। और जो सूर्य की जो किरणें हैं, जब सूरज की रोशनी आती है तो अंधेरा मिट जाता है, तो जो हमारी आंखें हैं वो भी यही शो कर रही है कि आप भी अपनी नॉलेज को गेन करिए, आप भी अपनी नॉलेज को क्या करिए? गेन करिए। स्क्रिप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये सिंबल है रॉयल पावर का, राजदंड सिंबल है रॉयल पावर का। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। जो स्नेक है वो बाइट कर रहा है अपने टेल को और ये रिंग का फॉर्म आ रहा है। ये कौन सा सिंबल है? सिंबल ऑफ एटर्निटी, सिंबल ऑफ एटर्निटी। एंड रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड, मीन्स कि सनातनता का अधिकार या सनातनता के प्रति ये एटर्निटी का अधिकार दिया गया आपको कि ये जो राइट दिया गया है ये कहीं से भी ओपन नहीं होता और कहीं से भी इस राइट को एंड नहीं किया जा सकता है। रेड फ्राइजियन कैप worn by a slave upon becoming free। जो स्लेव थे वो अब बिल्कुल आज़ाद होने के बाद से, मतलब जो स्लेव आज़ाद हो गए हैं वो रेड कैप वियर करेंगे।
जो भी स्लेव आज़ाद हो गए हैं वो रेड कैप वियर करेंगे। एंड ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड मीन द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के नेशनल कलर, फ्रांस के नेशनल कलर। The winged woman, the winged woman, you can say देनों वाली स्त्री, the winged woman means कि personification of the law, में कानून का मतलब personification, एक लॉ को बहुत ही एक्चुअल ढंग से रेगुलेशन से बनाया जाना, personification करना। And the law tablet, the law tablet, the law is the same for all and all are equal before it, लॉ सबके लिए सेम है और सब लोग लॉ के सामने इक्वल है। लॉ सबके लिए सेम है और सब लोग क्या है, लॉ के सामने इक्वल है। लॉ के सामने सब पर्सन्स इक्वल है। That and France abolishes monarchy and becomes a republic. France abolishes monarchy. France abolish करता है monarchy और becomes a public. Becomes a public. The situation in France continue to be tense during the following years. जो सिचुएशन है फ्रांस में आने वाले कंटिन्यू रहेगी, टेंस सिचुएशन रहेगी हमारे आने वाले ईयर्स में। क्यों? ऑल्सो लुइस 11 हैड साइंड द लुइस 16, सॉरी आई हैव मिस्टेकन, मतलब लुइस 16 है वो, लुइस 11 नहीं है। हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने साइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ पर्शिया, उन्होंने उस पर साइन कर दिया, लेकिन वो एक सीक्रेट, मतलब सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किससे, किंग ऑफ प्रूशिया से, किंग ऑफ प्रूशिया से उनकी बातें चल रही हैं। एंड रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, जो रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज है वो भी वरीड है डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट फ्रांस में हो रहे हैं उसके कारण। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। 1789 से वहाँ पे जितने भी प्लान्स चल रहे हैं, 1789 से वहाँ पे जितने भी प्लान्स चल रहे हैं उसके लिए जो नेबरिंग कंट्री के रूलर्स हैं वो बहुत ही वरीड है। उन्होंने देखा कि फ्रांस में इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो उन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया कि हम अपने सैनिकों को वहाँ पे भेजेंगे जिससे कि वो उन पे कब्जा करेंगे और उनको फिर से डाउन ले आएंगे, डेवलपमेंट वहाँ पे रोक देंगे। और ये कब से स्टार्ट थी डेवलपमेंट? 1789 से वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट थी। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. इससे पहले ही क्या हो गया कि अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव डिक्लेयर कर दिया कि उनके अगेंस्ट अब हमें युद्ध लड़ना है। Thousands of volunteers thronged from the province to join the army. जो thousands of volunteers थे उन्होंने इन प्रोविनेंसेस में, इन आर्मीज में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया।